जय हिंद दोस्तों। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो हम पेंशन धारक हैं, जो भी सिपाही रिटायर हो चुके हैं या जो भी कार्मिक रिटायर हो चुके हैं सिपाही के पद से, सूबेदार के पद से या ऑफिसर के पद से, उनके लिए एक नया अपडेट निकल कर आया है केंद्र सरकार की तरफ से। देखिए, केंद्र सरकार ने सभी पेंशन देने वाले बैंकों को पेंशन भोगियों की पेंशन जमा करने के बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पेंशन पर्ची भेजने के लिए कहा है। तो आइए जानते हैं पेंशन स्लिप या पेंशन पर्ची है क्या। अब आपकी पेंशन पर्ची व्हाट्सएप पर आ जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी पेंशन देने वाले बैंकों को पेंशन भोगियों की पेंशन जमा करने के बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पेंशन पर्ची भेजने के लिए कहा है। इसके अलावा पेंशन पर्ची व्हाट्सएप या उन्हें ईमेल की जानी चाहिए। आपको बता दें कि पेंशन पर्ची अब आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप या ईमेल द्वारा आएगी। तो इस तरह आपकी पेंशन क्रेडिट होने के बाद आपकी पेंशन पर्ची आपके पास पहुंच जाएगी। पेंशन भोगी खाते में हर महीने की पेंशन जमा होने के बाद पेंशन पर्ची पेंशन भोगी के पंजीकृत नंबर या ईमेल पर भेजी जाएगी। पेंशन पर्ची का प्रारूप क्या होगा, पेंशन पर्ची कैसी दिखाई दिखाई देगी और आप उस पेंशन पर्ची में क्या देखेंगे, चलिए आपको बता देते हैं। पेंशन पर्ची में सारी जानकारी होगी। सरकार ने यहाँ बताया है कि पेंशन पर्ची पूरी जानकारी के साथ होनी चाहिए। पेंशन पर्ची में आपका पीपीओ नंबर होना चाहिए, पेंशन भोगी का नाम सही होना चाहिए, पर्ची में शाखा का कोड और शाखा का नाम और बैंक खाता संख्या होनी चाहिए। सेवानिवृत्ति की तिथि लिखी जानी चाहिए। पेंशन भोगी की जन्म तिथि उस पेंशन पर्ची में होनी चाहिए। आपके पास पैन नंबर और आधार नंबर होना चाहिए। पेंशन भोगियों को अब कोई समस्या नहीं होगी। जब पेंशन पर्ची में गणना की किस्त काटनी शुरू हो गई है और इसकी अंतिम तिथि क्या है, इसके साथ ही अगर कोई विकलांगता है तो उसकी समाप्ति तिथि का भी उल्लेख करना चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि का उल्लेख किया जाना चाहिए। अगला, जीवन प्रमाण पत्र कब जमा किया जाएगा, इसकी देय तिथि पेंशन पर्ची में भी उल्लेखित होनी चाहिए। इसके साथ ही जिस तारीख से बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन शुरू की गई है, उस तारीख को पेंशन पर्ची में लिखा जाना चाहिए। पेंशन पर्ची में अतिरिक्त पेंशन का विवरण होगा। पेंशन पर्ची में कमाई के कॉलम में आपकी मूल राशि कितनी है, आपकी अतिरिक्त पेंशन कितनी है, आपको महंगाई भत्ते का कितना प्रतिशत मिल रहा है, निश्चित चिकित्सा भत्ता कितना है, आपको निरंतर उपस्थिति भत्ता कितना मिल रहा है, यह सब लिखा जाना चाहिए। इसके साथ ही पेंशन भोगी द्वारा प्राप्त बकाया राशि का उल्लेख भी पेंशन पर्ची में किया जाना चाहिए। पेंशन पर्ची में आयकर का विवरण होगा, जिसके बाद कटौती का विकल्प आता है। यदि प्रवेश भुगतान किया गया है तो कितना वसूल किया गया है, पेंशन पर्ची में इसका उल्लेख होना चाहिए। गणना की किस्त कितनी है, कितनी बची है, इसका उल्लेख पेंशन पर्ची में भी होना चाहिए। आपने आयकर में कितनी राशि काट ली है और कितनी बची है, इसका भी उल्लेख होना चाहिए। अगर कोई अन्य वसूली है तो पर्ची में भी इसका उल्लेख होना चाहिए। कटौती का विवरण पेंशन पर्ची में होगा। पेंशन से कुल कटौती की जानकारी पेंशन भोगी को पेंशन पर्ची में दी जानी है। आवेदन पत्र में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आय का पूरा विवरण होना चाहिए। इसके बाद मुख्य बिंदु कर सारांश का आता है, उसे भी पर्ची में शामिल करना होगा। ऐसे में आपकी सकल पेंशन कितनी हो जाती है और आयकर काटने से कितनी पेंशन हाथ में आएगी, इसका विवरण पेंशन पर्ची में होना चाहिए। तो यही अपडेट जो है फिलहाल निकल कर आया है। जैसे ही इसमें कोई और अपडेट निकल के आता है तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।